Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट के असेसमेंट कहते किसे हैं ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि असेसमेंट, इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन, ये जो 3 अल्फाज मुख्तलिफ हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और टाइप्स ऑफ असेसमेंट देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ असेसमेंट है। जो बेसिक टाइप्स है तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, एक जेनेरिक हम देखेंगे। जेनेरिक से मुराद ये है कि आज के दिन में हम कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट देखेंगे कि असेसमेंट किसे कहते हैं, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया। फिर डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं तो ये देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं। फिर जो जनरल एक असेसमेंट टेस्ट या आइटम डेवलपमेंट प्रोसेस है, चाहे आप एमसीक्यूज बना रहे हैं, चाहे आप सीआरक्यूज बना रहे हैं, चाहे ईआरक्यूज वगैरह बना रहे हैं, तो एक जनरल प्रोसेस देखेंगे कि टेस्ट किस तरह से डेवलप किया जाता है, कौन कौन से प्रोसेस से, कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है। और आखिर में देखेंगे कि एक अच्छे प्रिंसिपल ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छे टेस्ट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन कौन से उसूल हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक जो हम आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इस पे बात करेंगे। असेसमेंट इज द प्रोसेस, चाहे लेट मी शेयर विद यू एट दिस स्टेज कि चाहे असेसमेंट हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे इवैल्यूएशन हो, इन सब के लिए प्रोसेस सेम होता है। प्रोसेस से मुराद ये है कि हम टेस्ट ही लेते हैं या क्वेश्चंस वगैरह के जरिए या इंटरव्यूज के जरिए या कोई एक्टिविटीज वगैरह। सो चाहे आप असेसमेंट ले रहे हो, चाहे इवैल्यूएशन देते हैं, चाहे एग्जामिनेशन देते हैं, तो प्रोसेस सब के लिए या टूल सब के लिए सेम ही होते हैं। लेकिन पर्पस विल टेल यू whether it's assessment, whether it's evaluation, or whether it's examination. As far as assessment is concerned, assessment is the process which help you to identify weaknesses or strong areas on part of a teacher or a student. और we can easily say कि वो process, वो test जो हम conduct करते हैं और जिनका मकसद ये हो कि हमें ये पता चल जाए कि teaching learning process में कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर कुछ कमजोरियां है और कौन कौन से एरियाज हैं जो हमारी स्ट्रांग है। तो इस मकसद के लिए अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो देयर प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट। अब अगर ये है असेसमेंट तो फिर ये बाकी इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन क्या है। As far as evaluation is concerned, so a systematic process of collecting, analyzing and interpreting data, ये definition आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और समझी भी होगी। Now what's the main difference between an assessment and evaluation? Assessment में हम ये देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन से एरियाज हैं जो अच्छे हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। As far as evaluation is concerned, अगर हम बच्चे से टेस्ट ले लेते हैं और मकसद हमारा ये हो कि हम ये देख लें कि पिछली परफॉर्मेंस की निस्बत इस दफा बच्चे की परफॉर्मेंस बेहतर है कि बेहतर हुई है कि कम हुई है, वो फिर हम असेसमेंट नहीं लेते बल्कि उस प्रोसेस को कहा जाता है इवैल्यूएशन। या अगर हम ये देखना चाहें कि बच्चा ए और बच्चा बी, इनके बीच में ये देखे जाए कि बच्चे ए की परफॉर्मेंस अच्छी है कि बच्चे बी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये भी जो है दैट प्रोसेस इज एन असेसमेंट बट दैट इज द इवैल्यूएशन। इसी तरह से अगर हम कोई क्राइटेरिया सेट रखते हैं परसेंटेजेस वगैरह की, या जो आमतौर पर गुड, एक्सीलेंट वगैरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, और ये देखने के लिए कि हम देख लें कि बच्चा इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो दैट प्रोसेस विल आल्सो बी कॉल्ड इवैल्यूएशन। सो वी कैन से कि व्हेन वी कंपेयर अ चाइल्ड विद हिज ओन परफॉर्मेंस विद परफॉर्मेंस ऑफ अनदर चाइल्ड और विद अ क्राइटेरिया, उसके अगेंस्ट किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इवैल्यूएशन। हमेशा किसी न किसी चीज के साथ उनका मुआवजा किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि फला चीज की निस्बत इसकी परफॉर्मेंस क्या है।
So now I think the difference is clear. Assessment में हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस बच्चे में बेहतरी की कहाँ पर गुंजाइश है, और evaluation में हम ये देखते हैं कि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है. Okay. As far examination is concerned, examination is the process which help you to declare that whether a child is able to be promoted to the next stage, to the next class or not. यानी एग्जामिनेशन जो हम लेते हैं उसका मेन मकसद ये होता है, वही टेस्ट होते हैं, वही पेपर होते हैं जो हम असेसमेंट में लेते हैं, जो हम इवैल्यूएशन में लेते हैं, लेकिन मकसद वहाँ पर ये होता है कि हम ये देख लें कि बच्चा इस काबिल है कि इनको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए. दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन. सो नाउ द डिफरेंस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू पीपल कि असेसमेंट में हम बेहतरी के लिए देखते हैं, और जो बेहतरी हुई है इवैल्यूएशन में वो उसको देखते हैं, और whether a person is to be placed at a certain stage or grade, अगर इस पर्पस के लिए हम करते हैं, so that is called examination. As far assessment types are concerned, basically there are three: diagnostic assessment, formative assessment, and summative assessment. As far diagnostic assessment is concerned, इसको प्री असेसमेंट भी कहा जाता है या प्री क्लास असेसमेंट भी कहते हैं. क्लास शुरू होने से पहले जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज होती है, जो बच्चों से हम सवाल करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि बच्चों को कितना आता है, या बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज लेवल उनकी क्या है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस कंसेप्ट से रिलेटेड, या जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड बच्चों को क्या आता है बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉपर सेशन. That is called diagnostic assessment. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या आता है उनको, यानी हम नीड जो गैप है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और जो बच्चों को जो आता है, ताकि मैं वो गैप आइडेंटिफाई कर दूं कि कहाँ पर गुंजाइश है मुझे पढ़ाने की. So it helps to understand the mental level of the students or the audience. Diagnostic assessment लाजमन कर लिया करें. As far formative assessment is concerned, when the session is going on or the class is going on, and in between you ask question या कोई activities वगैरह या उनकी राय वगैरह तलब करते हैं, so that assessment is called formative assessment. जो शुरू में ऐसे क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं that is called diagnostic, और जो बीच में सवालात वगैरह का सेशन रखा जाता है या कोई और एक्टिविटीज जो हम रखते हैं, तो that is called formative assessment. डायग्नोस्टिक का अपना एक फायदा था, और वो फायदा ये था कि आपको गैप का पता चल जाए, और फॉर्मेटिव का एक फायदा है कि आपको ये पता चल जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आया ये मेरी ऑडियंस जो है, मेरे बच्चों जो है मेरे साथ है कि नहीं है. ऐसा ना हो कि आप कंप्लीट कर रहे सेशन और आपको फिर बाद में पता चल जाए कि इनके तो बड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं थे. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो हम सवाल जवाब का सेशन रखते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट. सवाल जवाब का मैंने लफ्ज वैसे इस्तेमाल कर लिया, इट मे बी एन एक्टिविटी आल्सो, इट मे बी एनीथिंग एल्स, जिससे आपको ये पता चल जाए कि whether they are with you or not, whether they are picking you or not, whether they are following you or not, whether you are going towards the desired goals और outcomes है for प्रॉपर आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. तो ये असल में आप जो अपने लिए क्लासरूम के अंदर आपने बेंचमार्क्स रखे हुए होते हैं, जो टारगेट्स रखे हुए होते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पर, उनको देखने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है. As far summative assessment is concerned, summative assessment is done at the end of the class, at the end of the session, at the end of the lesson. जो ही आपका वो एक लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो जाता है और उसके एंड पर जो सवाल जो आपका सेशन होता है या क्वेश्चन आंसर होते हैं या व्हाटएवर एल्स टूल यू आर यूजिंग, तो दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट का फायदा ये है कि आपने जो अपने लिए टारगेट रखा था उस दिन के लिए या उस वीक के लिए या उस मंथ के लिए, सो आया वो अचीव हो गया कि नहीं. रिमेंबर वन थिंग, समेटिव असेसमेंट की कोई टाइमलाइन नहीं है कि हम ये देखें कि बाय द एंड ऑफ द डे. इट मे बी जो भी कंसेप्ट आप पढ़ा रहे हैं शायद एक दिन में आप कवर कर लें, शायद जो है एक वीक में आप कवर कर लें, शायद एक मंथ में आप वो एरिया कवर कर लें. तो जो ही वो एक एरिया कवर हो जाता है, सो बाय द एंड ऑफ द allotted time, the assessment taken or given, that is called summative
असेसमेंट। इसका फायदा ये होता है कि आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर आ जाती है कि आया वो कंप्लीट मैसेज में कन्वे कर पाया कि नहीं। यहाँ पार्ट्स की बात हो रही थी और यहाँ होल की बात हो रही है कि होल आपने कंप्लीट कर दिया कि नहीं। अब देखते हैं असेसमेंट साइकिल को। ये असेसमेंट कहाँ से शुरू होती है, चाहे फॉर्मेटिव हो, चाहे सममेटिव हो और चाहे डायग्नोस्टिक हो। तो इट्स द सिंपलेस्ट साइकिल। आपको और भी मिलेंगी लेकिन इट्स द सिंपलेस्ट। कि जब भी आप असेसमेंट करें सो आपके सामने कुछ लर्निंग आउटकम्स हो, यानी जो लर्निंग आउटकम्स जो इसे लोस की शक्ल में भी हो सकते हैं, आईएलओस की शक्ल में भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं या बच्चों के लिए आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। लेकिन सेट करने के बाद फिर आपने दूसरी स्टेज है प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, फिर वो चीज आपने पढ़ानी भी है। जो कॉन्सेप्ट्स जिसमें आप असेसमेंट करना चाह रहे हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट आप लर्निंग आउटकम्स और फिर आपने वो चीज पढ़ानी है। जब आपने वो चीज पढ़ा दी तो उसके बाद थर्ड स्टेज दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। कि इन कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट आप देखें कि आपने जो चीज पढ़ाई हुई है तो जो पढ़ाया तो उसके अगेंस्ट आप देख लें कि आपने पेपर जो डेवलप करना है, जो आइटम्स डेवलप करने हैं, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द लर्निंग आउटकम्स। सो एट फर्स्ट लर्निंग आउटकम्स को आपने सेट करना है या आइडेंटिफाई करना है या मुतय्यन करना है। दूसरी स्टेज पर पढ़ाना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। तीसरी स्टेज पर असेसमेंट होगी या पेपर होंगे या टेस्ट वगैरह होंगे। और चौथी जो स्टेज है दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट वन, ये है रिजल्ट्स की एनालिसिस करना। कि जो रिजल्ट आपके पास आया ये सिर्फ ये नहीं कि फलां बच्चे ने 15 मार्क्स लिए, फलां ने 16 ले लिया, फलां ने 20 ले लिया, जबरदस्त। नो, 15 वाले मार्क्स वाले बच्चे के कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जो 20 वाला बच्चा था तो उन्होंने कहां कहां पर बेहतरीन परफॉर्म किया। इस तरह अगर कम मार्क्स वाला बच्चा है तो ऐसा नहीं कि उनको सब कुछ नहीं आता, पेपर का कुछ हिस्सा उसने किया हुआ है। तो अगर 11 मार्क्स है आउट ऑफ 20 तो इसका मतलब ये है कि पास पेपर के पास हिस्सों में वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी भी थी। तो ये जो रिजल्ट एनालिसिस करते हैं दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ द रिजल्ट्स। इस पे तफसीली बात होगी और इस पे कंप्लीट सेशन है रिजल्ट एनालिसिस पे। सो इस रिजल्ट के बेस पर देन यू हैव टू रीप्लान योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर आपने अपने लिए टारगेट्स रखने हैं, फिर उसके हिसाब से पढ़ाना है, फिर असेसमेंट करनी है। सो दिस असेसमेंट process or cycle goes on throughout your teaching or academic year or calendar. So it's the simplest assessment cycle. अब देखते हैं कि जो हम असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस रखते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के। सो बेसिकली हम तो कहते हैं कि एक सब्जेक्टिव टाइप होता है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन वो ये पुराने नाम थे और नए जो टर्म्स इसके लिए यूज होते हैं। So one of them is called supply items. Remember one thing, जो इस फील्ड में नए हैं कि आइटम का लफ्ज हम क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन के लिए आइटम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सो कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ आइटम जो है वो सप्लाई आइटम्स होते हैं और कुछ सेलेक्ट आइटम्स होते हैं। यानी बेसिकली आपके पास दो किस्म के सवालात होते हैं, एक सप्लाई आइटम और एक सेलेक्ट आइटम। सप्लाई आइटम में हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिखते हैं, चाहे वो एक लफ्ज हो, चाहे वो एक सेंटेंस हो, चाहे वो एक पूरा पैराग्राफ हो या चाहे पूरी एक एसे हो। जहां पर हमने अपनी तरफ से चीजों को प्रोड्यूस करना होता है, सप्लाई करनी होती है, अपनी तरफ से लिखना होता है, तो उन तमाम के तमाम सवालात को हम अंडर द हेडिंग ऑफ सप्लाई आइटम्स रखते हैं। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे सेंटेंस कंप्लीशन हो लेकिन ऑप्शन ना दिए गए हो। तो एज फार सेलेक्ट आइटम इज कंसर्न, एमसीक्यूज जिसको कहते हैं, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। एक तो जो अगर नेक्स्ट कॉलम वाले हैं तो वो भी आपके पास आ जाएंगे। एक ARQ भी उसको कहते हैं, अल्टरनेटिव रिस्पांस क्वेश्चन, जहां पर दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, या यस नो वाले भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स वाले भी हो सकते हैं। यानी वो सवालात जहां पर आपने दिए हुए ऑप्शंस में से किसी एक को टिक करना हो या किसी एक के साथ कनेक्ट करना हो या लाइन ड्रा करनी हो वगैरह वगैरह। यानी जहां पर आपने अपनी तरफ से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना, बल्कि जो ऑप्शंस या जो जवाब दिए गए हैं उन्हीं में से आपने एक को सेलेक्ट करना हो, so that question type is called select items. So basically two supply items and select items. जो supply items हैं इनको फर्दर
डिवाइड किया गया है। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग कि ये जो कंस्ट्रक्टेड सप्लाई आइटम्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, और शॉर्ट में इनको CRQs कहते हैं। CRQs के स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। सप्लाई आइटम्स को CRQs भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपर है, सॉरी, जो बच्चा हल कर रहा है सवाल को, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करके देना है, कुछ ना कुछ लिख के देना है। These constructed Hey there. response questions are Subscribe further to my divided channel. into two types. And also press this bell एक icon. को restricted response question कहते हैं, जिनको RRQs भी कहते हैं, जहां पर हमने बच्चे को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ हो कि आपने एक सेंटेंस में इस सवाल का जवाब देना है, या आपने उनको पाबंद किया हुआ है कि इससे ज्यादा जवाब नहीं चाहिए, या इस कंसेप्ट से इजाफी मुझे जवाब नहीं चाहिए, यानी आपने कह दिया कि डिफाइन केमिस्ट्री, तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि सिर्फ केमिस्ट्री को डिफिनीशन आपको देगा, मजीद तफसील में वो नहीं जाएगा। सो व्हेनेवर यू रिस्ट्रिक्ट इन द कंसेप्ट as well as in the length, that is called restricted response question. As far the second one is concerned, यानी ये जो RRQs हैं और जो ERQs हैं, they are basically types of CRQs. Basically CRQs और इनके types हैं RRQs and ERQs. ERQ stand for extended response question, जहां पर आप बच्चे को अपने सवालियत भी छोड़ देते हैं कि वो अपनी मर्जी से जवाब दे दे, और आपने उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हम देते हैं या जो ओपिनियन वाले क्वेश्चंस हम देते हैं, कि जहां पर बच्चे अपनी ओपिनियन का इजहार खुलकर कर दे विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग देम, देन those type of questions are called extended response question. So supply items are basically these two. इन पर तफसीली बात जो है नेक्स्ट वीक में होगी। एक एक को डिस्कस करेंगे कि RRQs किस तरह से बनते हैं और ERQs किस तरह से बनते हैं और MCQs किस तरह से बनते हैं। आज के दिन में हम देखते हैं कि अगर आप MCQ डेवलप कर रहे हैं, चाहे CRQ डेवलप कर रहे हैं, चाहे ERQ डेवलप कर रहे हैं, तो उनके जो आइटम्स जब हम डेवलप करते हैं तो प्रोसेस कौन सा होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं या कौन कौन से स्टेजेस से जिनसे गुजरकर हम आइटम बनाते हैं। Stage number one is statement of the objectives. कोई भी सवाल डेवलप करने से पहले टीचर अपने आप से ये सवाल कर ले कि ये जो सवाल मैं डेवलप कर रहा हूं, तो इसका मकसद क्या है। यानी आया इस सवाल का मकसद ये है कि मैं बच्चे की रीडिंग एबिलिटीज देख लूं, राइटिंग एबिलिटीज मैंने चेक करनी है, स्पीकिंग एबिलिटीज चेक करनी है, लिसनिंग वाली अगर आप लैंग्वेज में पेपर बना रहे हैं या आइटम बना रहे हैं तो, या मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैथमेटिक्स है वो देखनी है, या एनालिटिकल थिंकिंग देखनी है। सो सबसे पहले सवाल बनाते हुए अपने आप से ये सवाल कर लें कि इस सवाल का मकसद क्या है, मैं देखना क्या चाहता हूँ या देखना क्या चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर रीडिंग देखनी है तो उसके लिए आपने रीडिंग मटेरियल ज्यादा देना होगा और फिर रीडिंग कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस डालने होंगे। लेकिन अगर आपने राइटिंग ऑब्जेक्टिव आपने ये है कि बच्चे की मैं राइटिंग स्किल्स देख लूं, तो उसके लिए फिर आपने क्वेश्चन शॉर्ट देना होगा और आंसर उनका बहुत लंबा आएगा। इस तरह अगर स्पीकिंग एबिलिटीज देखनी है तो उसके लिए आपने एक्टिविटीज फिर देखनी है, क्योंकि वो स्पीकिंग एबिलिटी आप पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं देख सकते। इस तरह अगर लिसनिंग एबिलिटीज को देखनी है तो उसके लिए लाजमी बात है कि आपने कुछ साउंड वगैरह का बंदोबस्त करना होगा ताकि बच्चे की लिसनिंग एबिलिटीज में देखें। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो सिर्फ ये नहीं कि आपने जो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है बस उनको वही सवाल दे दें कि आप दोबारा से वो रिपीट करके देख लें। सो whatever the purpose, you have to develop item accordingly. So सबसे पहले अपने आप से सवाल कर ले कि ये जो सवाल मैं बना रहा हूँ, पेपर के अंदर हर एक सवाल का अपना अपना मकसद होता है। So you must know the purpose of that item. और ये SLOs और ILOs की शक्ल में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। So if you just understand the structure of the SLOs and ILOs, you can easily write and identify the
ऑब्जेक्टिव। चलिए, आपको पता तो चल गया कि मकसद क्या है सवाल का। उसके बाद फिर कंटेंट को आउटलाइन करना है। कंटेंट आउटलाइन से मुराद ये है कि आपके लेसन के अंदर हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट जो है इस काबिल नहीं होता कि उस पर सवाल बनाया जाए। बाज़ तमहीदी सेंटेंसेस होते हैं जो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए होते हैं, बैकग्राउंड बनाने के लिए, जो गैर ज़रूरी सेंटेंसेस होते हैं या जो गैर ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं या जो इर्रेलेवेंट आपके पास टॉपिक्स या सेंटेंसेस होते हैं, डिटेल्स होती हैं। सो कभी भी उन इर्रेलेवेंट डिटेल्स पर और इर्रेलेवेंट कंटेंट पर क्वेश्चन डेवलप ना करें, बल्कि जो यूजफुल कंटेंट हो, जो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हो, तो उन पर सवाल डेवलप कर लिया करें। आई कैन रिमेंबर कि 9 का एक पेपर में देख रहा था, वहां पे लिखा हुआ था व्हेन ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग। व्हेन ही गेट्स, ये बोर्ड का पेपर था, व्हेन ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग। सो नाउ यू मे आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि व्हेन ही, तो सबसे पहले ही का पता नहीं चल रहा था कि किसका जिक्र हो रहा है, कि आया उन्होंने जो एसे में लिखा था तो वो वाला ही था कि जो लेसन में आया था वो वाला ही था। फिर आप अपने आप से सवाल कर ले कि सवाल का मकसद ही क्या है। When he gets up in the morning, it has no meaning at all, it has no objective at all. So ऐसे कंटेंट की सिलेक्शन कर लिया करें जो कि यूजफुल हो। गैर जरूरी और गैर अहम कंटेंट का कभी भी की सिलेक्शन कभी भी आप लोग ना करें पेपर के लिए या क्वेश्चंस के लिए। थर्ड नंबर इज आइटम सिलेक्शन। रिमेंबर वन थिंग कि इस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट फिर देख ले कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है किस आइटम से ये पूरा होगा। आया इसके लिए मैं एमसीक्यू बना दूं, या इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बना दूं, या लॉन्ग क्वेश्चन बना दूं, या व्हाट एल्स कैन बी डन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। रिमेंबर वन थिंग, हर एसएलओ पे हर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बन सकता। हर ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट हर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी मिसाल के तौर पर आपने राइटिंग बच्चे की देखनी है, ऑब्जेक्टिव ये है, तो उसके लिए आप एमसीक्यू कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एमसीक्यू में वहां पर सिर्फ उन्होंने टिक करना है। इस तरह अगर एनालिटिकल थिंकिंग है तो एनालिटिकल थिंकिंग के लिए आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे सकते, एनालिटिकल थिंकिंग के लिए आपने एमसीक्यू ही देना है। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वहां पर आपने आरआरक्यू ही देना है, सीआरक्यू ही देना है, एमसीक्यू वहां पर ज्यादा बेहतर नहीं चलेगा। सो व्हाट आई वांट टू से, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव यू हैव टू सेलेक्ट द आइटम, कि मैं कौन सा सवाल किस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट दे दूं, कौन सा टाइप जो है मैं सेलेक्ट कर दूं, आया शॉर्ट क्वेश्चन दूं, आया लॉन्ग क्वेश्चन दूं, या एमसीक्यू दूं। द फोर्थ थिंग इज ऑब्जेक्टिव का भी आपको पता चल गया, अच्छे कंटेंट से आपने सिलेक्शन भी कर ली, और आइटम की सिलेक्शन भी आपने कर ली कि कौन कौन सा एमसीक्यू देना है, किसी आरक्यू की ईआरक्यू। द फोर्थ स्टेप इज द आइटम कंस्ट्रक्शन और आइटम डेवलपमेंट, या सवाल का बनाना, जिस पर पूरे 2 दिन हम लगाएंगे। इस स्टेज पर किस चीज का ख्याल रखेंगे जब आप आइटम डेवलप करें, जब सवाल डेवलप करें, ये देख ले कि इसका कॉग्निटिव लेवल क्या है, ये नॉलेज का है, कंप्रहेंशन का है, एप्लीकेशन का है, नंबर 1। नंबर 2, इस सवाल का डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये इजी है, ये मॉडरेट है, ये डिफिकल्ट है, EMD, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। फिर आइटम की स्टेटमेंट को बार बार आप चेक कर लिया करें। फिर अगर एमसीक्यूज हैं तो उसके अंदर स्टिमुलस होते हैं, स्टेम होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, कीज होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डेवलप an item, you have to keep in mind these 3 things. Cognitive level क्या है, difficulty level क्या है, और उसकी statement क्या है। अगर MCQ हो तो फिर इन चीजों का भी आपने ख्याल कर रखना है, whatever the item you select. Next and the most important one, अगर हमें ये composition of instruction बहुत मामूली चीज लगती है, आपने ऑब्जेक्टिव्स का तयन भी कर लिया, अच्छे कंटेंट का सिलेक्शन भी कर ली, आइटम की सिलेक्शन भी कर ली, और आइटम कंस्ट्रक्शन भी कर ली। द नेक्स्ट स्टेज इज कंपोजिशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कभी भी पूरे पेपर के लिए एक किस्म के इंस्ट्रक्शंस नहीं होते। अगर आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि लेट्स से आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज हैं, और आपने दे दिए कि चूज द करेक्ट वन,
Now choose the correct one isn't a clear instruction at all. उन्होंने चले सेलेक्ट कर लिया तो आया वो टिक करेगा कि वो सर्कल करेगा कि वो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेगा. Now the instructions aren't clear at all. You have to write over there that tick the right answer or fill in the blanks with the correct answer. Yeah, circle the correct answer or option. That will be the clear instructions. So in instructions को भी लाजमन जो है आप लिखा करे हर एक पेपर के अंदर, और जहां पर वेरिएशन आ रही हो, यानी एक टाइप के सवालात हैं जहां पे टिक टिक करने हैं वहां पर ऑल राइट, लेकिन नेक्स्ट फौरन से शुरू हो गया कि जहां पे उन्होंने ब्लैंक्स को फिल करना था तो फौरन से इंस्ट्रक्शन दोबारा लिख ले कि अब नीचे सवालात में आप जो है गैप्स को फिल कर ले, ब्लैंक्स को आप फिल कर ले, यानी वहां पे लिखना भी है. सो इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड रिटन इन रिटन फॉर्म. आपने फिर ऐसा नहीं कि पेपर शुरू हो गया और टीचर हजरत या मिस जो है फिर खड़े होकर उनको समझा रही हैं कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है. The sixth one is development of answer sheets. आंसर शीट्स का बड़ा ख्याल रखें. अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सफिशिएंट स्पेस आप लाजमन छोड़ दिया करें. सफिशिएंट स्पेस लाजमन छोड़ दिया. ऐसा ना हो कि आप सवाल छोटा हो आपने ज्यादा गैप छोड़ दिया या सवाल जो है बहुत लंबा हो गैप आपने कम छोड़ दिया. ये लोअर लेवल के मीनिंग में जिक्र कर रहा हूँ कि they should also consider the answer sheet also whenever developing the items. Now it's important. 7 number, construction of answer keys and rubrics. Answer key लाजमन डेवलप करनी है क्योंकि मे बी another teacher is checking the paper. और आंसर की का ये MCQ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है. अगर 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर MCQ में जो ऑप्शंस आप देते हैं अगर 3 हैं तो 33% आपने रखनी है. इसी तरह से अगर 4 क्वेश्चंस है तो 25% रखिए. मतलब ये कि A वाले 25% हो गए, B भी 25, C और B भी. अपनी आसानी के लिए नहीं कि आपने ए सारे आंसर दे दिए. सो उस सेंस में भी आंसर की डेवलपमेंट, और जब पेपर आप बना लेते हैं तो पेपर के लिए भी आंसर की लाजमन बना लें. फिर रूब्रिक्स पे तफसीली बात होगी कि whatever the items have been developed, how to mark them, that is also very much important. तो इनकी मार्किंग के लिए क्राइटेरिया भी लाजमन बना लें. 8 नंबर, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सब कुछ हो गया, पेपर भी जबरदस्त बन गया, सब कुछ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे कोताही हो गई. बच्चों को जिस तरतीब से बिठाना था उस तरतीब से नहीं बिठाया. टीचर जो उनके ऊपर खड़ी थी तो उन्होंने उस चीज को सीरियस ही नहीं लिया. पेपर मार्किंग जो है आपने सही तरीके से की ही नहीं तो उस पेपर का कुछ भी फायदा नहीं. सो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर कब लिया जाएगा, कहाँ पे लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कौन लेगा, इसकी मार्किंग कौन करेगा, इसका रिजल्ट कौन तैयार करेगा, ये रिजल्ट जब तैयार हो जाएगा तो ये फिर पेरेंट्स तक कैसे पहुंचेगा, बच्चों तक कैसे पहुंचेगा. ऑल दीज थिंग्स कम अंडर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट. सब कुछ आपने कर दिया, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप लूज हो गए तो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो कभी आपके पास नहीं आएंगे. एंड द लास्ट वन इज टेस्ट रिवीजन. व्हाटएवर द टेस्ट यू आर गिविंग, तो आप लाजमन जो है ये देख लिया करें. अगर बच्चों को आप टेस्ट दे रहे हैं सो लाजमन इस चीज का ख्याल रखें कि एक दफा इसकी पायलटिंग लाजमन कर लिया करें. पायलटिंग से मुराद ये है कि क्वेश्चंस के कुछ, यानी सारा का सारा पेपर तो पायलट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आइटम्स जो है उनकी पायलटिंग कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि आया मेरे बच्चों को ये चीज आती भी है कि नहीं आती. तो अकॉर्डिंगली फिर आप सवालात डेवलप करेंगे. तो पायलटिंग कर लिया करें, नंबर 1. नंबर 2, सिर्फ एक टेस्ट लेकर बच्चे के मुतालिक राय कायम नहीं करनी, बल्कि बार बार टेस्ट देने हैं. एक से ज्यादा दफा आपने टेस्ट लेने हैं ताकि आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट्स आ जाए. किसी बच्चे के मुतालिक जो भी ओपिनियन फिर आप कायम करेंगे. These were some the process to be adopted while developing the items. Now कुछ प्रिंसिपल्स आपने लाजमन जहन में रखने हैं जब आप पेपर या टेस्ट डेवलप करें. जो भी आइटम डेवलप हो इट शुड बी अ वैलिड वन. वैलिड से मुराद ये है कि जिस मकसद के लिए बना रहे हैं तो उसी मकसद के लिए वो हो भी.
यानी अपने आप से सवाल कर ले कि आया जिस मकसद के लिए मैं सवाल बना रहा हूं तो वह मकसद मेरा पूरा हो भी रहा है कि नहीं पूरा हो रहा। अगर पूरा हो रहा है तो उसको कहते हैं अ वैलिड क्वेश्चन और अ वैलिड आइटम। रिलायबिलिटी कहते हैं कि वेदर द टेस्ट रिजल्ट्स आर रिपीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम और नॉट। यानी एक पेपर आपने दे दिया तो उसका रिजल्ट जो है अगर नेक्स्ट टाइम फिर आप पेपर दे देते हैं या टेस्ट बच्चों से ले लेते हैं तो रिजल्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आ रही। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है तो आपका टेस्ट जो है रिलायबल नहीं है। टेस्ट रिजल्ट्स के बीच में इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। सो सबसे पहले जिस मकसद के लिए बना रहे हैं तो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा। नंबर 2, रिजल्ट जो आपके पास आ रहे हैं तो उनके बीच में इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट्स के बीच में वेरिएशन नहीं हो। नंबर 3, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि उनकी मार्किंग जो है इट शुड बी द सेम, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पेपर डेवलप करें तो सब्जेक्टिविटी उसमें ना हो। मार्किंग के साथ साथ डेवलपमेंट में भी सब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि ये सवालात मुझे पसंद है या ये मैंने पढ़ाए हुए या ये आसान है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो यू आर डूइंग सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ये होगी कि जो नीड है बच्चों की तो उसके हिसाब से मैं पेपर बना दूं। और इस तरह मार्किंग में भी जो है ऑब्जेक्टिविटी कि आपकी पर्सनल राय उसमें ना हो। बच्चे ने जो भी लिखा जो भी प्रोड्यूस कर दिया अगर ठीक है तो यू हैव टू गिव देम द मार्क्स। नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट वन कि आपके टेस्ट जो है इट शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन होम, जो कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आमतौर पर पेपर के अंदर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनकी परसेंटेज 20% होती है, जो मॉडरेट या एवरेज क्वेश्चन होते हैं 50% और जो इजी क्वेश्चन होते हैं तो 30% रखे जाते हैं। इनका फायदा क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेट करती है, आपको बताती है कि कौन सा बच्चा काबिल है, कौन सा दरमियाना है और कौन सा कमजोर है। अगर आपने तमाम के तमाम सवालात आसान रख दिए तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ऐसा टेस्ट बनाएं कि जिससे आपको पता चल जाए, जो डिस्क्रिमिनेट कर दे, तो फर्क आपको बता दे कि कौन सा बच्चा काबिल है और कौन सा लेस काबिल है और कौन सा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मतलब कि पेपर सेटिंग में आपने इस एवरेज क्लास का ख्याल रखना है, तभी आपको पता चलेगा। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा पेपर कभी भी डेवलप ना करें, ऐसी एक्टिविटीज कभी भी डिजाइन ना करें, ऐसा कोई टूल वगैरह इस्तेमाल ना करें जिसको आप एडमिनिस्ट्रेट ना कर सकते, जो प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल ना हो। Whatever the item you are choosing, it should be easily administered, जो आसानी से एडमिनिस्ट्रेट हो सके। And the last one is ये practicality and scoring। जो भी टेस्ट हो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उनकी मार्किंग भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो और एक प्रैक्टिकल हो, यानी वो जो कर सकते हो और उनकी मार्किंग आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो। So these were the few things which I thought would be important for you people. Now, Mr. Sahib is requested to open their